चंदनपुर गांव में एक पुरानी और विशाल हवेली थी। उस हवेली में सरस्वती देवी रहती थीं। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा राघव और छोटा बेटा अरुण। दोनों की शादी हो चुकी थी। राघव की पत्नी कमला और अरुण की पत्नी माया थी। बच्चों की किलकारियों से घर हमेशा गुलजार रहता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक अरुण की मृत्यु हो गई। उस दिन के बाद जैसे हवेली की खुशियां भी खत्म हो गईं। आंगन में अब पहले जैसी हंसी नहीं गूंजती थी। माया और उसकी छोटी बेटी काव्या के लिए जिंदगी एकदम बदल गई। सरस्वती देवी का झुकाव हमेशा राघव और कमला की तरफ रहा। अब तो हाल ये हो गया कि माया और काव्या को घर में बोझ समझा जाने लगा। अम्मा, अब हमें साफ फैसला लेना होगा। माया और काव्या का खर्च दिन ब दिन बढ़ रहा है। हाँ बेटा, कब तक संभालेंगे हम? पीछे जो पुरानी झोपड़ी है वही उनके लिए ठीक। बहू, अब काव्या की शादी कर देनी चाहिए। माँ जी, वो डॉक्टर बनना चाहती है। सपनों से पेट नहीं भरता, जवाब मिला। तुम दोनों अब हवेली में नहीं रहोगी। पीछे की झोपड़ी में चले जाओ। चाचा जी, ये घर हमारा भी है। चलो बेटा, जहां अपने होने का हक मांगना पड़े वहां नहीं रहना चाहिए। दोनों एक छोटा सा बैग लेकर हवेली छोड़ गईं। झोपड़ी बहुत साधारण थी। मिट्टी की दीवारें, टूटी खाट और छत से आती धूप की किरण। माँ, क्या हम यहीं रहेंगे? हाँ बेटा, ये छोटा है लेकिन अपना है। उस रात दोनों बिना खाए सो गईं। माँ, अगर पापा होते तो। तेरे पापा ने हमें हार मानना नहीं सिखाया था। अगले दिन से माया ने काम ढूंढना शुरू किया। उसकी पुरानी सहेली राधा ने उसे गांव के सिलाई केंद्र में काम दिलवा दिया। अब माया दिन भर काम करती और शाम को थक कर लौटती। काव्या पढ़ाई भी करती और घर का काम भी संभालती। देखो, अब हवेली की बहू नौकरों की तरह काम करने लगी। मेहनत करने में शर्म नहीं होती। दूसरों की मजबूरी का मजाक उड़ाना। माँ, हम पुराने कपड़ों से बैग बना सकते हैं। माया को बात समझ आई। दोनों ने काम शुरू किया। उनकी सहेली प्रिया भी मदद करने लगी। तीनों दिन रात मेहनत करने लगी। पहले दिन जब वे बाजार गईं, कोई भी उनके सामान को नहीं देख रहा था। माँ, कोई नहीं खरीद रहा। अरे, ये बैग तो बहुत सुंदर दिख रहा है। दीदी, ये बैग मुझे दे दो। यही उनकी पहली कमाई थी। धीरे धीरे उनका काम मशहूर होने लगा। लोग उनके बैग पसंद करने लगे। उनकी मेहनत रंग लाने लगी। उनकी हालत ठीक होने लगी। राघव और उसका परिवार ये जानकर जलने लगा। उधर राघव की प्लास्टिक बैग की दुकान पर ग्राहक कम होने लगे। मालिक, लोग अब काव्या के बैग खरीद रहे हैं। लगता है कि अब हमारा धंधा डूबने वाला है। तभी राघव कावरा बावरा होकर कव्या की दुकान की ओर जाता है। तुम मेरी दुकान के सामने दुकान लगाकर मेरा नुकसान कर रही हो। हम सिर्फ मेहनत कर रहे हैं चाचा जी, और देखिए, ये सब हमारे मेहनत का ही फल है। लोग भी काव्या के पक्ष में खड़े हो गए और सुनाने लगे कि किस तरह काव्या को और उसकी मां को घर निकाला था। कुछ महीनों में काव्या का काम बहुत बढ़ गया। उसकी दुकान पर भीड़ लगने लगी। हमसे गलती हो गई। हमने घमंड में आकर गलत किया। राघव और कमला चुप थे। माँ, ये सब आपकी वजह से हुआ है। नहीं बेटा, ये तेरी मेहनत है। अब उनके पास सब कुछ था, सम्मान, पहचान और आत्मनिर्भरता। और माया का छोटा सा काम अब पूरे जिले में मशहूर हो चुका था। उनके बनाए कपड़ों के बैग सिर्फ बाजार में ही नहीं, बल्कि शहर की दुकानों तक पहुंचने लगे थे।
एक दिन गांव में एक बड़ी संस्था की टीम आई। वे गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करती थीं। हमने तुम्हारे काम के बारे में बहुत सुना है। क्या तुम हमारे महिला मेले में अपने बैग लगाओगी? सच में? ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है। माया ने भगवान का धन्यवाद किया। कुछ दिनों बाद काव्या, माया और प्रिया शहर के बड़े मेले में पहुंची। चारों तरफ बड़ी बड़ी दुकानें थीं। शुरुआत में काव्या थोड़ी घबरा गई। माँ, हमारी छोटी सी दुकान यहाँ कैसी लगेगी? मेहनत कभी छोटी नहीं होती बेटा। मेले में लोगों को उनके हाथ से बने बैग बहुत पसंद आए। खासकर पर्यावरण बचाने का उनका संदेश सबको अच्छा लगा। इतने सुंदर बैग और वो भी पुराने कपड़ों से, कमाल है। दिन खत्म होते होते उनका सारा सामान बिक चुका था। राघव को ये बात पता चली तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। अगर काव्या इसी तरह आगे बढ़ती रही तो लोग हमें भूल जाएंगे। कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन राघव ने बाजार में अफवाह फैला दी कि काव्या के बैग जल्दी फट जाते हैं। कुछ ग्राहक डर गए। बिक्री थोड़ी कम हो गई। माँ, लोग हमारी मेहनत पर शक कर रहे हैं। सच्चाई को ज्यादा देर तक कोई नहीं दबा सकता। उसी शाम एक कर्मचारी महिला बाजार में आई। मैं पिछले 3 महीने से काव्या का बैग इस्तेमाल कर रही हूँ। आज तक खराब नहीं हुआ। धीरे धीरे बाकी ग्राहक भी बोलने लगे। हाँ, इनके बैग बहुत मजबूत होते हैं। राघव की झूठी बात सबके सामने आ गई। लोग उससे नाराज हो गए। दूसरों की मेहनत गिराकर कोई बड़ा नहीं बनता। राघव शर्म से सिर झुकाकर वहां से चला गया। माँ, मैं सिर्फ अपना काम नहीं बढ़ाना चाहती, मैं गांव की और महिलाओं को भी काम देना चाहती हूँ। तेरे पापा होते तो आज बहुत खुश होते। धीरे धीरे गांव की कई महिलाएं उनके साथ जुड़ गईं। अब उनकी छोटी सी झोपड़ी एक बड़े कार्यशाला में बदल चुकी थी। एक दिन सरस्वती देवी खुद झोपड़ी में आईं। उनकी आंखों में पछतावा था। बहू, हो सके तो हमें माफ कर दो। माया और काव्या शांत रहीं। दादी, आपने हमें घर से निकाला था, लेकिन उसी दिन हमने खुद को पहचान लिया। हमने तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन तुम सबसे मजबूत और होशियार निकली। काव्या, तुमने तो सच वो काम किया है जो हमारे परिवार में से किसी ने नहीं किया। तुमने तो हमारा सिर ऊंचा किया है मेरी बच्ची। गलती इंसान से ही होती है दादी, लेकिन रिश्ते टूटने नहीं चाहिए। कुछ महीनों बाद चंदनपुर में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया। मंच पर काव्या को गांव की प्रेरणा सम्मान दिया गया। पूरा गांव तालियां बजा रहा था। माया की आंखों में गर्व था। जिस दिन हमें हवेली से निकाला गया था, उस दिन लगा सब खत्म हो गया, लेकिन वही दिन हमारी नई शुरुआत थी। अगर हिम्मत और मेहनत साथ हो तो कोई भी इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। काव्या की सफलता अब सिर्फ चंदनपुर तक सीमित नहीं रही थी। आसपास के गांवों में भी लोग उसके काम की चर्चा करने लगे थे। उसकी बनाई संस्था नई उड़ान अब कई महिलाओं को रोजगार दे रही थी। लेकिन जहां सफलता होती है, वहां मुश्किलें भी पीछे नहीं रहती। एक दिन शहर की बड़ी कंपनी के मालिक विक्रम मल्होत्रा गांव पहुंचे। हम आपकी कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो आपके बैग पूरे राज्य में बिक सकते हैं। काव्या और माया हैरान रह गईं। काव्या, ये तो बहुत बड़ा मौका है। बस इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दीजिए। कुछ देर बाद उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। इसमें लिखा था कि डिजाइन और नाम का पूरा अधिकार उनके कंपनी का होगा।
बिजनेस में थोड़ा समझौता करना पड़ता है। बेटा, फैसला सोच समझ कर लेना। उस रात काव्या सो नहीं पाई। वो सोचती रही। अगर मैंने मना कर दिया तो शायद इतना बड़ा मौका फिर ना मिले। लेकिन अगर अपनी पहचान ही खो दी तो सफलता का क्या फायदा? अगले दिन काव्या ने विक्रम से कहा, हम मेहनत बेच सकते हैं, लेकिन अपनी पहचान नहीं। विक्रम गुस्से में चला गया। कुछ दिनों बाद बाजार में बिल्कुल वैसा ही डिजाइन बिकने लगा जैसा काव्या बनाती थी। ये हमारे डिजाइन है। ये कैसे हुआ? शहर की वही कंपनी सस्ते दाम में नकली बैग बेच रही है। अगर ग्राहक वहां चले गए तो? काव्या कुछ देर चुप रही, फिर बोली। काव्या ने गांव की सभी महिलाओं की बैठक बुलाई। हम सिर्फ बैग नहीं बेचेंगे, हम लोगों को बताएंगे कि असली मेहनत क्या होती है। उसने हर बैग पर गांव की महिलाओं का नाम और उनकी कहानी लिखना शुरू किया। अब हर बैग सिर्फ सामान नहीं था, वो किसी महिला की मेहनत और संघर्ष की पहचान बन गया था।